गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ, चैप्टर इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा जो रिलेटेड था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। Nitric oxide reacts with bromine and gives nitrosyl bromide as per reaction given below. Nitrosyl oxide, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? नाइट्रोसिल ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला है NOBr। बैलेंस कर लेना है 2NO + Br2 2NOBr। अब यहाँ पे कि when 0.087 मोल ऑफ NO and 0.0437 मोल ऑफ Br2 are mixed in a closed vessel at constant temperature, 0.0518 mole of NOBr is obtained at equilibrium. Calculate equilibrium amount of nitric oxide and bromine। कहने का मतलब ये NO और जो Br2 दिया हुआ है वो क्या है? वो मिक्स्ड इन ए क्लोज वेसल एट कांस्टेंट है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है NO का और ब्रोमीन का, जबकि NOBr का कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल नहीं है। NOBr का जो कंसंट्रेशन दिया है वो कब दिया है? एट इक्विलिब्रियम। तो ये फाइनली एट इक्विलिब्रियम पे मिला, जबकि ये दोनों जो है कहाँ है? इनिशियली, शुरुआत में। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों को बतलाना है कि एट इक्विलिब्रियम ब्रोमीन और NO का कंसंट्रेशन क्या होगा, जबकि NOBr का दिया हुआ है। अब ध्यान ये दीजिए कि 2 NO है और 2 NOBr है। तो हम लोग क्या करते थे कि जितना ये कम होता है उतना ही ये बनता है, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। तो अगर ये 1 घटेगा तो ये कितना घटेगा? आधा। इधर में कितना बनेगा? 1, क्योंकि 2 NO भी है और 2 NOBr, तो ये जितना घटेगा उतना ही NOBr बनेगा। ठीक है, तो ये लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जितना घटेगा उसका आधा ब्रोमीन घटेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल है और ये क्या है? उसका आधा है। ठीक है, तो वही काम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है? 0.0518 मोल ऑफ NOBr इज फॉर्म फ्रॉम 0.0518 मोल ऑफ NO एंड 0.0518 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.0259 मोल ऑफ ब्रोमीन। तो क्या कह रहा है कि ये अब जितना ये घटा है उसी से बना होगा। किससे बना होगा? तो 0.087 से अगर हम लोग 0.0518 को घटा दे तो पता चल जाएगा कि इनिशियली एट इक्विलिब्रियम NO का क्या कंसंट्रेशन है। तो देखिए सेम काम यहाँ पे किया गया। एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO। तो अब अमाउंट ऑफ NO कितना होगा? इनिशियली कितना था? 0.087। ठीक है, और ये जितना घटता है उतना ही ये बनता है प्रोडक्ट NOBr। तो NOBr कितना बना है? 0.0518। तो अगर इनिशियल से ये वाला वैल्यू घटा दे तो हमको पता चल जाएगा कि NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम कितना है। वही काम यहाँ पे किया गया कि अमाउंट ऑफ NO 0.087 इनिशियल वैल्यू है, जबकि फाइनली ये इतना NOBr बना है। तो अगर इनिशियल से इसको घटा दें तो कितना आ रहा है? 0.0352 मोल। यही वैल्यू एट इक्विलिब्रियम NO का रहेगा। उसी तरह से अमाउंट ऑफ Br2 की बात करें तो 0.0437 इसका इनिशियल वैल्यू है Br2 का। अगर इससे 0.0259 मतलब 0.0518/2, क्योंकि ये बतला चुके कि वो डबल है, ये उसका मतलब सिंगल है, तो ये जितना बनेगा उसका आधा ये बनेगा। तो यही दिखा रहा है कि 0.0518 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.0259। तो इसके इनिशियल वैल्यू से ब्रोमीन के इस वैल्यू को हाफ वाले को घटा देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि अमाउंट ऑफ Br2 कितना है? 0.0178 मोल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। ए सैंपल ऑफ HI is placed in a flask at pressure of 0.2 atm. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04 atm. What is Kp for the given equation? आपसे Kp पूछा जा रहा है। इनिशियल जो है HI का वैल्यू दिया हुआ है। आप देख लीजिए इक्वेशन क्या है? 2HI H2 + I2 मिल रहा है। तो इसमें आपको बतलाना है कि Kp क्या होगा, कितना होगा। ठीक है,
तो इनिशियली कितना है, एट इनिशियली HI 0.2 ATM है, तो उस टाइम में H2 और I2 क्या होगा, 0 0। अब क्या है, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04। अब फिर देखिए कि फिर HI का वैल्यू दे दिया, एट इक्विलिब्रियम के टाइम में कितना है, 0.04 ATM। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इसका तो पता चल गया HI का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम जो KP में यूज़ करेंगे। बाकी इन दोनों का कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का इस तरह से निकलेगा कि 0.04 से अगर 0.2 को घटा दिया जाए या 0.20 से 0.04 को घटा दे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने बने। ठीक है, तो वही काम हुआ कि 0.2 माइनस 0.04 कितना आएगा, 0.16। अब ठीक है, 0.16 बना होगा ये भी, H2 भी और I2 भी 0.16, लेकिन ये कितना है, ये 2HI है, जबकि ये कितना बन रहा है, 1 1। तो इसीलिए ये जितना घटेगा उसका जस्ट हाफ ये दोनों बनेगा। तो कितना घटा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.16 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, कितना आएगा 0.08, इसका भी 0.08। अब ये जो वैल्यू है यही एट इक्विलिब्रियम का वैल्यू हो गया 0.08, 0.08 और इसका 0.04। अब फॉर्मूला पे पुट करना है, KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PH2 इंटू PI2 प्रोडक्ट ऊपर डिवाइड बाय PH का स्क्वायर, क्योंकि 2H लगा हुआ था तो स्क्वायर होगा। फाइनली वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in a 10-liter vessel and heated at 725 Kelvin. At equilibrium 40% of water reacts with CO as। अब इसमें परसेंटेज वाली बात है, तो 1 मोल H2O का है, 1 मोल CO का है। ठीक है, क्वेश्चन अब इक्वेशन लिख लिया जाए, H2O प्लस CO क्या दे रहा है, H2 प्लस CO2 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, कैलकुलेट K, तो आपको K या KC निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इनिशियली क्या दिया हुआ है, H2O कितना है 1 मोल, CO कितना है 1 मोल। उस टाइम में H2 और CO2 कितना बना होगा, 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है कि 40% घट जाता है, वाटर कितना घट रहा है, 40%। 40% ऑफ वाटर रिएक्ट्स, 40% रिएक्ट कर रहा है। तो किस में से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल का वो 40%, तो 1 मोल कितना 1 हो गया, तो 40% ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0.4 आएगा। 40% ऑफ 1 ही ना निकला, तो 1 माइनस किससे निकला, 1 से, तो 1 माइनस 40% ऑफ 1 कितना आएगा, 0.4। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन KC निकालना है तो V से डिवाइड कर देंगे 10। उसी तरह CO का भी वही होगा, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर है, तो 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 10। इधर में कितना बनेगा, जितना घटा उतना ही बनता है, कितना बनेगा 0.4, ये भी 0.4। नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं N/V, तो फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगा। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 0.06 मोल पर लीटर, इसका 0.06 मोल पर लीटर, इसका 0.04 और CO2 का भी 0.04। अब आप K के वैल्यू पे प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे का कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली 0.444 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने होमोजेनियस इक्विलिब्रियम ख़त्म कर लिया, जिसमें या तो सारे के सारे गैस थे या तो सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में थे। अब हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या है, व्हेन इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। अगर एक ही फेज में होगा तो उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सारे के सारे, जैसे ऊपर में सारे के सारे गैस में थे तो वो होमोजीनियस, होमो का मतलब सेम, जीनियस मतलब कंपोजिशन, तो सेम कंपोजिशन वाले थे सारे के सारे गैस, सारे के सारे एक्वस। अब क्या देखना है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम हैविंग मोर देन वन फेज, वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें एक से ज़्यादा फेज हो। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अब H2O लिक्विड है, इधर में क्या हो गया, H2O गैस मतलब वाटर वेपर है, ये दोनों क्लोज कंटेनर में होंगे। तो अब ये इस तरह का जो इक्विलिब्रियम दोनों के बीच आ रहा है, वाटर और वाटर वेपर के बीच में, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होगा। क्यों, क्योंकि वाटर इधर में लिक्विड स्टेट में, इधर गैसियस स्टेट में। एग्जाम्पल 2 उसी तरह से
एग्जाम्पल 2, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्यूशन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड स्टेट में, वाटर एक्वस मीडियम में डाला गया, उसको क्या दे रहा है, Ca2 प्लस एक्वस और 2OH माइनस एक्वस मिल रहा है। लेकिन एक बात और आपको यहाँ बतलाते जाए कि अगर गैस है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन कंसिडर किया जाएगा, एक्वस का भी किया जाएगा, लेकिन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन का वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। अब उसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट प्रेजेंट। मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन अगर प्योर सॉलिड है, ब्रैकेट में स्मॉल s लिखा हुआ है, या प्योर लिक्विड है, ब्रैकेट में L लिखा हुआ है, तो उसका मोलर कंसंट्रेशन कंसिडर नहीं करना है, उसको Kp Kc लिखने टाइम में नहीं लेना है। यही कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मोलर कंसंट्रेशन प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट प्रेजेंट। अब उसका जितना भी अमाउंट प्रेजेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कंसंट्रेशन आप नहीं लिखेंगे। अब जैसे कि अब ये इक्वेशन, एक और इक्वेशन एग्जाम्पल 3 कह लें, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप क्या करेंगे, तो Kc में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, CaO सॉलिड, CO2 गैस और CaCO3। लेकिन सिंस, ठीक है, सिंस CaO सॉलिड है, CaCO3 भी क्या है, सॉलिड, आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर न्यू Kc क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वल किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो गैसियस स्टेट में। तो इस तरह से या तो Kc हो या Kp हो, वो उसका वैल्यू सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फेज में, ना कि सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ, हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम देख लिया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लागू होता है, वो देखने जा रहे हैं। एक यहाँ पे जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, Fe सॉलिड आयरन है, वाटर वेपर से स्टीम से अगर रिएक्ट करता है तो क्या देता है, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2। कार्बन कोक अगर स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर गैस कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Kc। पहला, K इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन्ड देयर इक्विलिब्रियम। तो Kc कब निकलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकलेगा, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कहाँ पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सेकेंड, वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उससे इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, K पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देयरफॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है पार्टिकुलर रिएक्शंस का, उसको रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, एक खास पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। फोर्थ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिएक्शन अगर अपोजिट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, इनवर्स 1/K, देखा है हम लोग बैक में। तो K फॉर रिवर्स रिएक्शन रिप्रेजेंट रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पांचवा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड विथ इंटीजर्स विच गेट डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड द इक्वेशन। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, इंटीजर्स से, उससे उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है इक्वेशन को। अब यहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मेन जो एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बतलाएगा, तो प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, सीमा, कब कितना कहाँ तक रिएक्शन आगे बढ़ेगा उसके एक्सटेंट को बतलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
K for a reaction tells the extent of reaction. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कितना दिया हुआ, K इक्वल्स टू 49 है, 48 है, क्या दिया है, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे K के क्या डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. K do not tells us about rate at which equilibrium is reached. रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बतलाता है, बट इम्प्लाइज अस दैट हायर द वैल्यू ऑफ K देयर वुड बी हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा. लेकिन अगर K का वैल्यू ज़्यादा है तो उससे क्या पता चलता है कि हायर कंसंट्रेशन होगा किसका, प्रोडक्ट का, एंड वाइस वर्सा मतलब या फिर रिएक्टेंट का, किसी एक का हायर कंसंट्रेशन हो सकता है. अब इसका पहला जो केस है वो बतला रहा है कि लार्जर वैल्यू ऑफ K, अगर K का वैल्यू ज़्यादा है, कितना से 10 to the power -3 से, इफ द वैल्यू ऑफ K इज लार्जर देन 10 to the power -3 शो दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. अगर K का वैल्यू 10 to the power -3 के वैल्यू से ज़्यादा है तो उस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच लार्जर. अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है आपका रिएक्शन तो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है ज़्यादा बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच हायर देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ दिया गया कि H2 + Br2 क्या दे रहा है, 2HBr. अब Kc का वैल्यू देखिए 5.4 × 10^80, 10^-3 से ज़्यादा है. उसी तरह से और भी रिएक्शन जो है वहाँ पे हम देख सकते हैं. सेकेंड है H2 + ½ O2, H2O दे रहा है. अब यहाँ भी Kc का वैल्यू कितना है, 2.4 × 10⁻47, ये भी 10⁻3 से, भी 10⁻3 से ज़्यादा है. सेकेंड केस क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ K. अगर K का वैल्यू इंटरमीडिएट हो, 10⁻³ से 10⁻³ के बीच हो, शो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉम्पेरेबल. कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है, कॉम्पेरेबल है. जैसे Fe3+ थायोसाइनाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है HCN- आयन से, क्या दे रहा है, FeSCN2+. ये आपको आयरन थायोसाइनेटो आयन देता है. ठीक है, 2+ आयन. अब इसमें Kc का वैल्यू कितना है, 138, तो ये 10⁻³ से 10⁻³ के बीच का वैल्यू है. तो अब इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, कंपेरेबल होगा. उसी तरह एक और एग्जांपल है H2 + I2 2Hi. Kc का वैल्यू 57, ये भी 10⁻³ से 10⁻³ के बीच आता है. वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कंपेरेबल होगा. थर्ड केस, लो वैल्यू ऑफ K. अगर K का वैल्यू 10⁻³ से कम हो जाए, शो दैट बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट. जस्ट उल्टा A का. अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिस्ट होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. प्रोसीड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, प्रोडक्ट सब बहुत कम ही प्रोसीड कर पाएगा. अब एग्जांपल पे N2 + O2 2NO. अब Kc का वैल्यू देखिए 4.8 × 10⁻31, 10⁻³ से क्या है, कम हो गया. It shows at equilibrium the mixture contain mainly N2 and O2 and very little NO. तो मिक्सचर जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है जबकि NO प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बना है. उसी तरह H2O से H2 + ½ O2 मिल रहा है. Kc का वैल्यू कितना है, 4.1 × 10⁻48. तो अब ये भी क्या है, कम है 10⁻³ से. तो ये जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा. अब इसको एक एरो के हेल्प से भी समझाया गया कि Kc का वैल्यू अगर 10 to the power -3 है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड. कहने का मतलब क्या हुआ कि Kc का वैल्यू 10⁻³ से कम है तो उस केस में रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, मतलब रिएक्टेंट बच जाएंगे, ज़्यादा रहेंगे, प्रोडक्ट कम से कम बनेगा. Kc = 10 to the power -3 से 10⁻+3 के बीच में होगा, कंपेरेबल होगा. ठीक है, और जब रिएक्शन अगर 10⁻³ से ज़्यादा है Kc का वैल्यू तो रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा, एक्सट्रीमली लार्ज प्रोडक्ट. तो इसको दिखा रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन Kc. पहला हो गया एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. दूसरा है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है वो बतलाएगा. अब जैसे इक्वेशन है A + B क्या दे रहा है, x
और वाई वाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे आने जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलावा, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन अदर देन स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी स्टेज ले लें, इनिशियल स्टेज ले लें, फाइनल स्टेज ले लें, किसको छोड़ दें? अदर देन स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला स्टेज कंसिडर ना किया जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है? वो कब आता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो तब आता है। तो इसकी बात नहीं कर रहा है, इस टाइम की बात नहीं कर रहा है, वो उस स्टेज की बात कर रहा है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ हो या रिएक्शन एंड होने वाला हो। तो एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन अदर देन स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेशियो एज गिवन बाय एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कोसेंट और कंसंट्रेशन रिएक्शन। मतलब कि किसी अदर स्टेज में अगर हम लोग निकालना चाहें कंसंट्रेशन रेशियो विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला से, तो इक्विलिब्रियम के पार्ट जो स्टेज होगा उसको क्या कहा जाएगा? कंसंट्रेशन कोसेंट और कंसंट्रेशन रिएक्शन कहा जाएगा। उसके लिए कोसेंट रिप्रेजेंटेड एज QC और Q। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KC से दिखा रहे हैं, जबकि कंसंट्रेशन कोसेंट को किससे दिखाएंगे? QC से। अब QC क्या है? वो स्टेज है जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज के अलावा बाकी कोई भी स्टेज हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो KC निकलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ बतलाएगा आपको एट इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू, बीच वाला। ये शुरू का और लास्ट का वैल्यू नहीं बतलाएगा। शुरू और लास्ट का जो वैल्यू होगा कंसंट्रेशन का वो बतलाएगा कौन? QC, जिसको क्या कह रहे हैं? रिएक्शन कोसेंट या कंसंट्रेशन कोसेंट कहा जा रहा है, जिसको QC से दिखाते हैं। सेम फार्मूला होगा, सब चीज़ सेम होगा, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि QC कब निकलता है? एट एनी स्टेज, जबकि KC कब निकलता है? एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो। अब देख लीजिए QC का वैल्यू क्या होगा। तो अब पहले वाले रिएक्शन में, नेक्स्ट प्रीवियस पेज वाले में, प्रोडक्ट था XY और रिएक्टेंट था AB। सेम काम हुआ है, बस यहाँ पे ये है कि ये एट इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं है, किसी अदर स्टेज पे हो सकता है, शुरू का स्टेज हो, लास्ट का स्टेज हो। अब इसमें भी 2-3 केसेस हैं जो देखना है। सबसे पहला स्टेज क्या है? इफ़ Q इज़ इक्वल्स टू K। अगर Q बराबर हो K के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो कंसंट्रेशन कोसेंट के, द रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो उस केस में इक्विलिब्रियम में होगा रिएक्शन। इफ़ Q ग्रेटर देन K, अगर Q बड़ा हो जाए किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, Q विल टेंड टू डिक्रीज एज टू बिकम इक्वल्स टू K। तो Q का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों? ताकि वो K के बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। देयरफॉर एज ए रिजल्ट रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। याद रखना है कि अगर Q का वैल्यू ज़्यादा है K से, तो Q बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा ताकि KC के इक्वल हो जाए, K के इक्वल हो जाए। ये सेकंड केस था। थर्ड केस में क्या है? इफ़ K ग्रेटर देन Q, अगर K बड़ा हो Q से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा हो आपका कंसंट्रेशन कोसेंट से, विल टेंड टू इंक्रीज एज ए रिजल्ट रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर K बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, अगर Q बड़ा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अब इसी चीज़ को ग्राफ से भी यहाँ दिखा रहे हैं। द 3 केसेस में भी रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम। अब देख लीजिए, पहला केस है कि K बड़ा है Q छोटा है, तो K किधर प्रोसीड कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। K किधर जाएगा? आगे बढ़ेगा। Q और K बराबर हो तो क्या होगा? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और Q बड़ा हो जाए, K छोटा हो, तो उस केस में रिएक्शन किधर प्रोसीड कर रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड फॉर्मिंग मोर और मोर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बनाएगा, यहाँ पे मोर और मोर प्रोडक्ट बनेगा। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ Q एज कंपेयर्ड विद K। अब डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में होगा, किस पे डिपेंड करता है? तो वैल्यू ऑफ Q और K पे। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रेशर द वैल्यू ऑफ QP मे बी कंपेयर्ड विद KP फॉर दैट रिएक्शन। अगर प्रेशर की बात कर रहा है, ये तो कंसंट्रेशन की बात है, तो भी वही उसी तरह का बात यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो 2 एप्लीकेशंस हम लोगों ने देख लिया। ये है अंतिम एप्लीकेशन इसका, तीसरा, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन।
equilibrium concentration. Knowing the initial concentration of reactant, equilibrium concentration of all reactant and product can be calculated. अगर हम लोग initial concentration reactant का जान लें तो उसके हेल्प से इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जाना जा सकता है। तो अब उसके लिए जो है फॉर्मूला वगैरह है जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। तो बतला रहा है बाय फॉलोइंग स्टेप 1 राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा एज्यूम एक्स एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड और प्रोडक्ट फॉर्म, तीसरा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम स्टिचियोमेट्री ऑफ इक्विलिब्रियम, चौथा राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी और केपी, स्टेप 5 सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेट एक्स, स्टेप 6 check result by substituting calculated value of equilibrium constant to get value of Kc और Kp। तो ये काम हम लोग कर चुके हैं न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये भी आपका थर्ड एप्लीकेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके उस चीज़ को बतला रहा है कि 2a + b है, c + 2d दे रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इनिशियली a मोल है a का, b का b मोल है, सी का 0 होगा, डी का 0 होगा इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ए से घटा x और बी से भी घटा x। तो ए से घटा x क्योंकि ए के पास 2a है, तो दो मोल है, तो वो a अगर x घट रहा है तो अगर इसके पास 1 है तो ये कितना घटेगा x/2। उसी तरह अगर इसके पास 1 मोल है तो ये कितना बना होगा x/2, और अगर ये 2 है तो अगर ये x घटा है तो ये कितना बना होगा x बना होगा। तो a - x, b - x/2, तो c कितना बना x/2, तो 2d कितना बनेगा x। तो एट इक्विलिब्रियम अब क्या करना है, फाइनली Kc का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला वैल्यू पावर में जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इस पे बेस्ड आप जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 14 हम लोग कर भी चुके, 18, 20, 21, 22 क्वेश्चंस जो है ये 18 to 22 आप बना सकते हैं। अब आया एक नया प्रिंसिपल है जिसका नाम है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, इफ़ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज। क्या कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम में, किसी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम में है इस सब्जेक्टेड टू, अगर उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दीजिए, इक्विलिब्रियम में है, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया उस इक्विलिब्रियम वाले मिक्सचर का, सिस्टम का, तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज। तो सिस्टम क्या चाहेगा कि वापस से इक्विलिब्रियम को गेन कर लें। तो उसके लिए वो या तो कंसंट्रेशन को घटाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और बनाएगा, या प्रोडक्ट को घटा के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो ये फिनोमिनन वहाँ पे चलेगा, टेम्परेचर प्रेशर घटा के, ताकि रीगेन कर ले इक्विलिब्रियम को। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल यही बतलाता है कि अगर सिस्टम में चेंज होता है कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर और प्रेशर का, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और इक्विलिब्रियम फिर उसको रीगेन करना चाहता है, सिस्टम रीगेन करना चाहता है इक्विलिब्रियम को। उसके लिए वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है उस डायरेक्शन में जहाँ से वो वापस से इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश कर ले। तो ये जो है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल हो गया। तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, तीनों का अगर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा, तो वो आपको फर्दर दिया जा रहा है। ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज 1 नंबर। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अब अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या डाल करके, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को डाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ने अनुमान लगाया, प्रेडिक्ट्स दैट, पहला कि कंसंट्रेशन इफेक्ट बाय द एडिशन ऑफ, कंसंट्रेशन इफेक्ट बाय द एडिशन ऑफ वापस से हम लोग आते हैं। तो 1 नंबर में क्या है, कंसंट्रेशन अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस। तो लंबा चौड़ा लाइंस यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब यही है कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाया गया, तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो किधर प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट की तरफ, ताकि दोनों के बीच इक्विलिब्रियम वापस से रीच हो जाए। या अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दिया है तो वो वापस से रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा, ताकि
दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए और वापस से इक्विलिब्रियम रीच कर जाए। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है इक्वेशन के माध्यम से, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मेन बात वही था। स्टार्ट हो गया करना है। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है ग्राफ के थ्रू, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर एडिंग हाइड्रोजन। अब देखिए कि रिएक्शन अगर मान लें कि रिएक्शन हो रहा है H2 + I2, क्या दे रहा है 2HI। H2 + I2 रिएक्शन हो रहा है, H2 + I2 में क्या दे रहा है 2HI। तो H2 और I2 रिएक्टेंट है और HI क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये ग्राफ जो है प्लॉट किया गया, टाइम है इधर में और ऊपर में किसको दिखा रहा है, कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। तो H2 का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, ज़्यादा है, I2 का भी कंसंट्रेशन दिखा रहा है, रिएक्टेंट है, और जो आपका प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है HI का। ठीक है, अब क्या हुआ कि तीनों के बीच में जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर चुका है, दिखा रहा है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अब कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कांस्टेंट हो गया है। तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए कि आपने H2 को बढ़ा दिया, तो H2 का कंसंट्रेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। अब इस पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या देखना है कि ये ग्राफ ऊपर चढ़ गया, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया H2 का। अब H2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा है तो वो क्या चाहेगा कि रिएक्टेंट फिर से रिएक्ट करे I2 से और फिर से प्रोडक्ट बनाए HI, ताकि जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो और वापस से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो। क्योंकि जैसे ही आप H2 डालेंगे, इक्विलिब्रियम पहले से था, तो इक्विलिब्रियम ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे ब्रेक कर गया है और H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो अब क्या करेगा H2, फिर से I2, क्योंकि I2 नहीं बढ़ा है तो I2 का कंसंट्रेशन और घटेगा। नीचे देख रहे हैं कर्व, उस लाइन से नीचे घट गया, H2 का ऊपर चला गया क्योंकि इसको ऐड किया गया है। फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे H2 और I2। अब देखिए HI का और कंसंट्रेशन बढ़ा, तो फिर एक पॉइंट आएगा कि तीनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा, नहीं बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश। इक्विलिब्रियम ने अपने आप को वापस से इस्टेब्लिश कर लिया, H2 I2 और HI का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंपेरेबल हो गया। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल काम करता है कि अगर सिस्टम में कोई चेंज होता है, इक्विलिब्रियम है, सिस्टम में कोई चेंज हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा, तो वो अपने आप को फिर से कंज्यूम करके वापस से इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश कर लेता है। तो अब इस केस में आप बतलाइए कि क्या निकलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम के पार्ट अगर आप पता करना चाह रहे हैं कि क्या वैल्यू होगा कंसंट्रेशन का, तो फॉर QC रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, QC प्रोडक्ट ऊपर HI स्क्वायर जाएगा और H2 और I2 कंसंट्रेशन। तो वहीं यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि एडिशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन वैल्यू ऑफ QC लेस देन KC। वैल्यू ऑफ QC क्या हो गया, लेस देन KC हो गया। जैसे ही आपने H2 बढ़ाया तो वैल्यू ऑफ QC क्या हो गया, घट गया KC से। टू अटेंड इक्विलिब्रियम अगेन रिएक्शन नीड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पता है कि अगर K का वैल्यू ज़्यादा है तो वो किधर ले जाएगा रिएक्शन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल 2 निया का भी ले सकते हैं कि NH3 N2 + 3H2 2NH3। तो NH3 प्रोडक्ट है, ऊपर जाएगा, रिएक्टेड नीचे। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि इट इज़ नोटिस दैट कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट कीप द वैल्यू ऑफ QC लेस देन KC। अगर प्रोडक्ट निकालते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके फिर से प्रोडक्ट बनाएगा, तो देयर फॉर रिएक्शन कंटिन्यू टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट को बार बार निकालते रह जाए, ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा ना हो कि वापस से वो रिएक्टेंट बना दे। तो QC ज़्यादा हो जाएगा उस केस में, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम निकालते रहना है, ताकि KC का वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता रहे। अब कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं यहाँ पे, इफ़ ए सिस्टम, तो नोटिस एग्जांपल फॉर एवरीडे लाइफ। मतलब हम लोगों के आमतौर पे ज़िंदगी में जो QC और KC का कंसेप्ट कैसे आया है उसको यहाँ पे बतलाया गया। इफ़ इन ए सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाई concentration of any part, it no longer remain in equilibrium and readjust itself concentration to reestablish the equilibrium। बतला रहा है कि अगर सिस्टम में चेंज हुआ, कंसंट्रेशन आपने चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, डिस्टर्ब होगा और वो वापस से अपने आप को रीएडजस्ट करना चाहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बतलाया जा रहा है, क्लॉथ ड्राई क्विकली when there is a breeze we keep on shaking it, this is because। अब गर्मी के दिनों में कपड़ा अगर
हवा तेज़ चल रहा है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्या वजह है? तो उसका वजह बतलाया जा रहा है, दिस इज़ बिकॉज वाटर वेपर ऑफ नियर बाई एयर रिमूव्ड एंड क्लॉथ लूजेज मोर वाटर वेपर टू रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एयर। तो वाटर वेपर एयर में भी है, वाटर वेपर कपड़े में भी है। तो जैसे ही एयर ब्लो करेगा तो वाटर वेपर जो एयर में है वो रिमूव होगा, साइड होगा। तो कपड़े का जो वाटर वेपर है जो हायर कंसंट्रेशन वाला है वो लोअर कंसंट्रेशन एयर में मूव कर जाएगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? कपड़ा ड्राई क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वाटर वेपर ऑफ एयर और वाटर वेपर ऑफ क्लॉथ दोनों इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर दिया। तो जैसे ही हम एयर ब्लो करेंगे, एयर फ्लो करेगा तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा और क्लॉथ्स ड्राई हो जाएंगे। वाटर वेपर ऑफ नियर बाई एयर रिमूव्ड एंड क्लॉथ लूजेज मोर वाटर वेपर टू रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एयर। तो जैसे ही इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वो वापस से इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेगा? क्लॉथ जो अपने जो वाटर वेपर है उसको एयर में ट्रांसफ़र करेगा, जिससे वो ड्राई हो जाएगा। उसी तरह से वी स्वेट मोर ऑन ए ह्यूमिड डे बट इट इज़ इवापोरेटेड व्हेन सीट अंडर फैन। ये भी देखा जाता है गर्मी ज़्यादा है, पसीना चल रहा है, जैसे ही पंखे के नीचे जाते हैं वाटर जो पसीना होता है वो इवापोरेट हो जाता है। मोर स्वेटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज the surrounding air has large amount of water vapor and our skin cannot lose more to it, but for removing the humid air and evaporate starts from skin। तो बोल रहा है कि अब स्किन में भी वाटर ज़्यादा, एयर में भी वाटर कंटेंट ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो आपको क्या करना होगा? फ़ैन के अंदर गए तो उसने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, एयर से वाटर वेपर रिमूव हुए, बॉडी से उसको वापस से इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेगा कि वाटर वेपर को बॉडी से ये वाटर को रिमूव करेगा, जिससे हम लोग को बेटर लगेगा रिमूवल ऑफ वाटर से जो प्रोसेस है इवापोरेशन का। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ऑक्सीजन ब्रेथेड इन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब हीमोग्लोबिन को कौन कंबाइन करता है ब्लड में? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसी तरह से व्हेन इट रीचेस टू टिश्यू वेयर ऑक्सीजन प्रेशर इज लो टू रीएडजस्ट इक्विलिब्रियम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन गिव अप्स ऑक्सीजन एंड अगेन इट रिटर्न्स टू लंग्स वेयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। तो वही बोल रहा है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। सेल में आपके टिश्यू में ऑक्सीजन कम है जबकि ब्लड में ज़्यादा है, तो ज़्यादा ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? आपके सेल या टिश्यू में चला जाएगा। उसी तरह से फोर्थ है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू बाय ब्लड। तो जिस तरह से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा है, टिश्यू के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है हायर से लोअर कंसंट्रेशन, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर कंसंट्रेशन में अगर टिश्यू में है तो वो वापस से ब्लड में चला आता है। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस प्रेशर उस चीज़ को यहाँ लैंग्वेज के माध्यम से लिखा गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। पांचवा एप्लीकेशन, टूथ डीके बाय स्वीट। मिठाई खाने से दांत खराब होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आवर टूथ आर कोटेड विथ एन इनामिल। हमारा जो दांत है वो किससे कोटेड है? इनामिल से। ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस नोन एज हाइड्रोक्सीपेटाइट, PATIT। हाइड्रोक्सीपेटाइट फार्मूला है इनामिल में जो मौजूद केमिकल है, उस केमिकल का नाम है हाइड्रोक्सीपेटाइट। अब एग्जैक्ट फार्मूला है CA5PO4 का होल 3.OH। इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कहा जाता है। CA5PO कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 का होल 3.OH, इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, जिसमें OH लगा हुआ है। अब यहाँ इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स आयन। अब क्या होता है कि मुंह के अंदर में जो है कैल्शियम फॉस्फेट आयोनाइज होते हैं, डीमिनरलाइज होते हैं, किसमें? आयंस में 5CA2 प्लस 3PO4 3- प्लस OH-। और अगर ये वापस से जुड़ जाए तो रीमिनरलाइजेशन होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो डीमिनरलाइजेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो रीमिनरलाइजेशन। तो ये चलता रहता है आपके मुंह में। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश और ब्रेक होते, मतलब इक्विलिब्रियम बना रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन चलते रहते हैं। इफ़ वी डू नॉट ब्रश, अगर ब्रश नहीं करते हैं तो आवर टीथ आफ्टर ईटिंग स्वीट्स द शुगर गेट्स फर्मेंटेड ऑन द टीथ टू प्रोड्यूस H+ आयन। तो मिठाई खाने से एसिडिक मीडियम में H+ आयन मिलता है और वही H+ आयन
इस OH से कंबाइन करके वाटर बना देता है। अब जैसे ही H+OH से कंबाइन करेगा ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा और आपका इनामेल डैमेज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि शुगर जो है आपके दांत में फंस गया जिसमें H+ आयन है, वो आपके हाइड्रोक्सीपेटाइट इनामेल से कंबाइन करेगा, OH से कंबाइन करके वाटर बना देगा। तो अब जैसे ही वाटर बनेगा तो जो रिएक्शन रिवर्स होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि OH तो डिसअपियर होगा। तो इस तरह से इनामेल का डीके स्टार्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है ब्रश करने। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो वो बेसिक मीडियम सप्लाई करता है। ब्रश में जो टूथपेस्ट है वो बेसिक होता है, OH- देता है। वो OH- मिठाई के H+ से कंबाइन करके वाटर को रिमूव करता है और इस इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। तो H+ आयन विच combines with the OH- आयन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर काउजिंग टूथ डिके। टूथ डिके होने लगता है। इफ ए रिएक्शन in equilibrium, if concentration of any reactant increase, the equilibrium shift in forward direction। तो बतलाया जा रहा है वही बात फिर है यहाँ पे कि अगर रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज़ करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज़ करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।